First of all, very good morning to all of you. In this class, I am going to start with the topic parathyroid gland. Before going to start, first revise our previous class content, that is hypothalamus, which is a master of master gland and secrete main hormone is gonadotropin releasing hormone and controlled by the neural system. And simply the neural end of this hypothalamus gland controls the interior and posterior part of the pituitary gland. Now pituitary gland is present in the or located in the sella turcica cavity, and the hormones secreted by the anterior pituitary glands are growth hormone, prolactin hormone, and thyroid stimulating hormone, then adrenocorticotropic hormone, and some another important hormone are also released by this anterior pituitary gland. Now posterior pituitary gland, they secrete mainly two hormones, that is oxytocin and vasopressin. Now after this thyroid gland we have discussed. Now thyroid gland, the function of thyroid gland is simply, or thyroid hormone is simply is metabolism और ग्लूकोज जितने भी बॉडी में एक्टिव रिएक्शंस हो रहे हैं वो जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है इससे कंट्रोल करते हैं थायराइड हार्मोन. तो यहाँ पे आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे पैराथायराइड ग्लैंड से. पैराथायराइड ग्लैंड location. Parathyroid gland situated on the back side of the thyroid gland. Situated on the back side of the thyroid बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड के बैक साइड पे ये प्रेजेंट होंगे और 4 लोब्स में ये इनका नंबर होगा. फोर लोब में और जो दो पैराथायराइड ग्लैंड होंगे, दीज आर सिचुएटेड ऑन द बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड. ये थायराइड ग्लैंड के बैक साइड पे सिचुएटेड होंगे. साथ में जो थायराइड ग्लैंड होंगे इसके हर एक लोब में 2 पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होंगे. पैराथायराइड ग्लैंड. तो यहाँ पे पैराथायराइड ग्लैंड और द नंबर ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड आर 4 इन नंबर. 4 parathyroid gland is present on the thyroid gland. थायराइड ग्लैंड के बैक साइड पे ये प्रेजेंट होंगे 4 इन नंबर. देन ये क्या करते हैं, जो हार्मोन सिक्रीट होगा यहाँ से पैराथायराइड ग्लैंड से, ये हार्मोन है पैराथार्मोन, पेप्टाइड विच इज अ पेप्टाइड हार्मोन secreted by parathyroid gland is पैराथार्मोन. पैराथार्मोन, तो पैराथार्मोन ये क्या करेंगे, पैराथार्मोन ये एक्चुअली में एक पेप्टाइड हार्मोन होते हैं जो सिक्रीट होते हैं पैराथायराइड ग्लैंड से. दिस इज अ पेप्टाइड हार्मोन. ये एक पेप्टाइड हार्मोन है जो सिक्रीट होगा यहाँ से पैराथायराइड ग्लैंड से. और मेनली जो फंक्शन होगा इस हार्मोन का, ये बैलेंस करते हैं कैल्शियम आयन इन
बॉडी। फंक्शन ऑफ पैराथार्मोन और PTH, फंक्शन ऑफ पैराथार्मोन और PTH is balancing calcium ion level in blood में ये कैल्शियम आयन के लेवल को मेंटेन करेंगे। कैसे मेंटेन करते हैं ये पूरा मैकेनिज्म हम डिस्कस कर लेते हैं कि पैराथार्मोन में कैसे एब्जॉर्ब करेंगे और कैसे मेंटेन करते हैं ये ब्लड। तो ये मेनली ये जो कैल्शियम आयन लेवल है ये ब्लड में मेंटेन करेंगे बाय टू प्रोसेस के थ्रू। ये फर्स्ट प्रोसेस इज एब्जॉर्प्शन बाय absorption from bone. Second is reabsorption from digested food. अब रीएब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन फ्रॉम बोन में डिस्कस करते हैं कि कैसे एक्चुअली में यहाँ पे पूरा होल प्रोसेस ये रेगुलेट होता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम में जितने भी हार्मोन हैं बस ऐसे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह ये फंक्शन करते हैं। मतलब कि एक सेल को ये ऑर्डर देने के लिए और सिग्नल प्रोवाइड करते हैं कि सेल को पर्टिकुलर उस सेल को कौन से फंक्शन करने हैं। तो यहाँ पे ये जो भी बोन होगा इसके कंपोजिशन में जो सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे वो मेनली 2 टाइप के सेल्स प्रेजेंट होंगे। वो होंगे ऑस्टियोसाइट सेल्स, हियर इज ऑस्टियोसाइट सेल्स, और कॉन्ड्रोसाइट सेल्स। लेकिन यहाँ पे हमें बोन पढ़ना है तो जनरली जो टफ बोन होता है वहां पे ऑस्टियोसाइट सेल्स प्रेजेंट होंगे। हियर इज ऑस्टियोसाइट सेल्स। ऑस्टियोसाइट सेल्स ये जनरली क्या करते हैं, बोन का फॉर्मेशन करते हैं। बीच बीच में ये सेल्स रहेंगे और जो मैट्रिक्स होगा बोन मैट्रिक्स वो बहुत टफ होता है और दिस बोन मैट्रिक्स इज फॉर्म बाय द कैल्शियम आयन एंड फॉस्फेट आयन। हियर इन दिस बोन मैट्रिक्स कैल्शियम आयन एंड फॉस्फेट आयन दिस बोथ आर प्रेजेंट। कैल्शियम आयन एंड फॉस्फेट आयन ये दोनों प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पे ये एक्चुअली में पैराथार्मोन और PTH हार्मोन ये क्या करते हैं और कैसे कैल्शियम आयन रेगुलेट करते हैं। तो यहाँ पे सेल्स होंगी क्योंकि जो बोन है बोन के बीच बीच में ब्लड कैपिलरीज भी होंगी। तो ये क्योंकि जितने भी एंडोक्राइन सिस्टम है वो डक्टलेस हार्मोन है, जितने भी ग्लैंड्स है ये डक्टलेस ग्लैंड्स हैं और हार्मोन सिक्रीट करते हैं और मेनली ये अपने हार्मोन सिक्रीट करेंगे इन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और यहाँ पे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ब्लड कैपिलरीज में हार्मोन आएंगे और ब्लड कैपिलरीज से फाइनली एंटर करेंगे इन बोन में जब एंटर करेंगे ब्लड कैपिलरीज के थ्रू तो यहाँ मैट्रिक्स रीजन में पैराथार्मोन रिलीज हो जाते हैं मैट्रिक्स में और रिलीज होने के बाद एज ए सिग्नलिंग मॉलिक्यूल फंक्शन करेंगे पैराथार्मोन। और ये रिसेप्टर और इस पैराथार्मोन के लिए रिसेप्टर्स ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे इस ऑस्टियोसाइट सेल पे। अब इन ऑस्टियोसाइट सेल जैसे नॉर्मल ऑस्टियोसाइट्स जितने भी सेल्स होते हैं जो एक स्ट्रक्चर
कंपोजिशन होगा, दैट इज फॉर्म, जो नॉर्मली जो जितने भी सेल होंगे वो फॉर्म होंगे बाय न्यूक्लियस, बाय गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सो ऑन सेल ऑर्गेनेल। सिमिलरली यहाँ पे भी वही सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे ये क्या किया जाता है, जैसे ही पैराथार्मोन रिसीव किया जाएगा सिग्नल रिसेप्टर के थ्रू इन सेल्स पे ये सिग्नल मिल जाएगा और ये सिग्नल ट्रांसमिट हो जाएगा इन इनसाइड द सेल। अब सेल के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट हैं लाइसोसोम्स, जहाँ पे लाइसोजाइम्स एंजाइम्स प्रेजेंट हैं इन लाइसोसोम्स में। अब ये लाइसोसोम्स डिफ्यूज हो जाएंगे इस सेल से और यहाँ पे जो मैट्रिक्स है यहाँ पे एंजाइम सिक्रीट कर देंगे। एंजाइम सिक्रीट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे जहाँ पे एंजाइम सिक्रीट होगा ये वहाँ के बोन को और सिंपली हार्ड मैट्रिक्स को विच आर फॉर्म्ड बाय कैल्शियम एंड फॉस्फेट आयन डिसॉल्व कर देंगे और यहाँ पे कैल्शियम आयन डिसॉल्व होके वापस से प्लाज्मा में मिक्स हो जाएगा और प्लाज्मा के थ्रू ब्लड कैपिलरीज और ब्लड कैपिलरीज के थ्रू मेन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो ये इस तरीके से ये रेगुलेशन होता है कैल्शियम आयन का बाय द पैराथायरॉयड हार्मोन के थ्रू। एक्चुअली में इसी तरीके से रेगुलेट करेंगे ऑस्टियोसाइट सेल्स जो मेजर रोल परफॉर्म करते हैं। तो इस केस में क्या होगा, ये कैल्शियम आयन होमियोस्टेसिस में भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो हार्मोन एक एक्स्ट्रा हार्मोन जो सिक्रीट हो रहा था थायराइड ग्लैंड से विच इज ए थायरोकैल्सिटोनिन। Here this hormone is known as calcitonin and hormone those are secreted by the thyroid gland are thyrocalcitonin। तो यहाँ पे क्या होता है थायरोकैल्सिटोनिन का, ये पर्टिकुलर ये कैल्शियम आयन के डिपोजिशन में फंक्शन करते हैं। दैट मीन्स कि ये जितने भी पैराथार्मोन हैं ये बोन से कैल्शियम आयन को रीअब्जॉर्प्शन करने के लिए फंक्शनल होते हैं। नाउ थायरोकैल्सिटोनिन क्या करेंगे, ये इनका रोल मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है और थायरोकैल्सिटोनिन ये सिग्निफिकेंट रोल है इन कैल्शियम आयन डिपोजिशन में। कैसे कैल्शियम आयन डिपोजिशन है, ये ठीक एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन करते हैं और कैल्शियम आयन होमियोस्टेसिस में मेजर रोल प्ले करते हैं। दैट इज कि जो पैराथार्मोन है ये रीअब्जॉर्प्शन करते हैं, वेयर इज थायरोकैल्सिटोनिन ये बोन में कैल्शियम आयन के डिपोजिशन में मेन रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे और बॉडी में जो थायरोकैल्सिटोनिन और पैराथार्मोन ये दोनों बैलेंस रहेंगे तभी ब्लड में जो कैल्शियम आयन है ये बैलेंस रहेगा। ये कैसे बैलेंस रहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर पैराथायरॉयड हार्मोन अगर ज़्यादा एक्सेस हो जाता है तब क्या होगा, तब विच इज़ अ डिजीज़, अब यहाँ से डिजीज़ कॉज हो जाएगी उस पर्टिकुलर ह्यूमन में and known as osteoporosis. Disease is known as osteoporosis. ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज कैसे कॉज होगा, पर्टिकुलर ये जो बोन है, बोन में अगर पैराथार्मोन बहुत ज़्यादा ब्लड में अगर हाई लेवल में हो जाते हैं और इनका लेवल हाई हो जाएगा नॉर्मल डे से, तब क्या होगा, ये सभी सेल्स को सिग्नल्स प्रोवाइड करेंगे और सभी जितने भी सेल्स हैं ऑस्टियोसाइट सेल्स ये एंजाइम का फॉर्मेशन करने लग जाएंगे। जो लाइसोजाइम या लाइसोसोम्स हैं ये एंजाइम्स का फॉर्मेशन करेंगे और ये एंजाइम रिलीज हो जाएंगे पर्टिकुलर इस बोन मैट्रिक्स में और यहाँ से जहाँ पे भी ये रिलीज होंगे वो डिज़ोल्व करने लग जाएंगे उस पर्टिकुलर बोन को। तो जगह जगह डिज़ोल्व होने लग जाएगा बोन और डिज़ोल्व होके कैल्शियम आयन यहाँ पे रेगुलेट
कैल्शियम आयन ब्लड में इंक्रीज कर दिया है। जनरली ये कब होता है, जब या तो जितनी भी वुमेन्स हैं, क्योंकि जो प्रेगनेंसी के टाइम इनसे एक नए ह्यूमन की का डेवलपमेंट होता है या नए ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है, तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है कैल्शियम आयन, क्योंकि पर्टिकुलर उस जो चाइल्ड है उसके बोन का फॉर्मेशन भी करना है, उसके बोन के फॉर्मेशन के लिए अगर उस जो प्रेग्नेंट लेडी है अगर वो प्रॉपर अमाउंट में कैल्शियम आयन नहीं अपने डाइट में ले रही है, कंज्यूम कर रही है, तो उस केस में क्या होगा, प्रॉपर कैल्शियम आयन ना मिलने की वजह से और कैल्शियम आयन डिफिशियंसी हो जाएगी, तब ब्लड लेवल में कैल्शियम आयन डिक्रीज कर जाएगा और ऐसे में तब पैराथ हार्मोन तब भी ज़्यादा रिलीज होंगे और जो वुमेन है उसके जो फुलफिल करना है उस चाइल्ड के रिक्वायरमेंट को, जो बोन का फॉर्मेशन है उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है, तो यहीं से बोन से ही वो कैल्शियम आयन डिजॉल्व होगा और उस पर्टिकुलर बेबी तक वो पर्टिकुलर चाइल्ड तक वो कैल्शियम आयन पहुंचाया जाएगा। कहाँ से, अगर वो लेडी या प्रेग्नेंट लेडी जो भी है अगर वो कैल्शियम आयन या कैल्शियम उसके आयन उसके डाइट में नहीं है, तब कहाँ से उसे फुलफिल किया जाएगा, इसी बोन से ही फुलफिल किया जाएगा और यहाँ पे पोर्स का फॉर्मेशन होगा जिससे वो पर्टिकुलर लेडी सफ़र करने लग जाएगी एट द एज ऑफ 40-50 ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज से। अगर कैल्शियम आयन नॉर्मली डाइट में बहुत कम है, तब भी कैल्शियम आयन को बॉडी में मेंटेन करना है। ये कैल्शियम आयन क्यों मेंटेन करना है, क्योंकि ये मेजर रोल प्ले करते हैं इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। जो हमारे हाथ की मूवमेंट होती है या पर्टिकुलर लेग की मूवमेंट या जितना भी हम हमारे मसल्स वर्क कर रहे हैं वो कैल्शियम आयन की वजह से ही वर्क कर रहे हैं। अगर हम कैल्शियम आयन अगर डाइट में प्रॉपर वे से नहीं लेते हैं तो उसको भी वो जो हमारी बॉडी इस तरीके से बनी हुई है कि सरवाइव तो करना है, मूवमेंट भी उतनी ही ज़रूरी है, तो मूवमेंट करने के लिए वो कैल्शियम आयन कहाँ से रीएब्जॉर्ब करा जाएगा, इसी बोन से ही रीएब्जॉर्ब किया जाएगा, क्योंकि बोन मैट्रिक्स में कैल्शियम आयन एज ए हार्ड मैट्रिक्स प्रेजेंट है और यहाँ से डिजॉल्व करने की वजह से पोर्स का फॉर्मेशन होने लग जाता है। अगर यही पोर्स ज़्यादा अमाउंट में बन जाए, अगर लेस इन अमाउंट है देन इट शुड बी कॉल्ड एज ऑस्टियोपीनिया और ऑस्टियोपीनिया को ऑस्टियोपोरोसिस में कन्वर्ट होने में टाइम नहीं लगता है। अगर ऐसे ही रहा कैल्शियम डाइट तो जल्दी ही ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा और ऑस्टियोपोरोसिस में बोन वीक्स हो जाती हैं बहुत। अगर बोन वीक हो जाएंगे देन इसके बाद वो फ्रैक्चर होने की भी चांसेस होते हैं बहुत यहाँ पे। तो सेकेंड रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, बाय डाइजेस्टिव फूड। डाइजेस्टेड फूड से भी सेकेंड रीएब्जॉर्प्शन होगा। सेकेंड इज reabsorption of calcium ion from digested food। डाइजेस्टेड फूड से कैसे रीएब्जॉर्ब किया जा सकता है, यहाँ मेजर रोल प्ले करते हैं विटामिन डी विच आर प्रेजेंट बीनीथ द स्किन ऑफ ह्यूमन। स्किन के नीचे ये विटामिन डी इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होंगे जनरली, तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और सनलाइट के प्रेजेंस में ये इनएक्टिव विटामिन डी एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर ये ट्रैवल करके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम में ये चले जाएंगे विटामिन डी। और विटामिन डी ही कैपेबल होते हैं कि कैल्शियम आयन से बाइंड कर सकें और प्रॉपर वे में इसे रीएब्जॉर्ब कर सके उस इंटेस्टाइन से और डाइजेस्टेड फूड जितना भी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है तो वहाँ से रीएब्जॉर्ब ये तभी। नाउ नेक्स्ट ग्लैंड इज थाइमस ग्लैंड। Thymus gland which is situated in between the lungs, located in between the lungs के बीच में ये
सिचुएटेड होगा, लोकेटेड होगा और प्रेजेंट on the ventral side of the dorsal aorta. डॉर्सल अरोटा बिहाइंड द स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे ये वेंट्रल साइड ऑफ डॉर्सल अरोटा के अबव या ऊपर के साइड में प्रेजेंट होंगे इन बिटवीन द लंग्स, लंग्स के बीच में। तो थाइमस ग्लैंड विच इज मेजर रोल प्ले इन द डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। द फंक्शन ऑफ थाइमस इज डिफरेंशिएशन ऑफ T lymphocyte। T lymphocytes के डिफरेंशिएशन में हेल्प करेंगे ये और ऑल्सो प्ले मेजर रोल इन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, क्योंकि जो T lymphocytes हैं ये मीडिएट कर, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए। तो इस वजह से जो थाइमस है वो भी इसके लिए सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। प्लेज रोल इन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में अब ये मेजर रोल प्ले करेंगे। नाउ द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द थाइमस ग्लैंड इज by the thymus gland is thymosin। थाइमोसिन्स, ये थाइमोसिन्स यही एक्चुअली में रिस्पॉन्सिबल होंगे इन टी लिम्फोसाइट्स के डिफरेंशिएशन में। तो जो जनरली जो टी लिम्फोसाइट्स हैं और बी लिम्फोसाइट्स हैं ये फॉर्म होते हैं बोन मैरो में और ये इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट, और मेजर रोल प्ले होगा इनका सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में और ह्यूमोरल इम्यूनिटी में। तो जो जब इम्यूनिटी when immunity is provided by the T lymphocyte then जो इम्यूनिटी बोला जाएगा ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होगा, क्योंकि टी लिम्फोसाइट में बहुत साइटोटॉक्सिक टी सेल एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं जो सेल को सेल प्रोलिफरेशन में मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दैट मीन्स कि जितने भी बैक्टीरिया और वायरसेस हैं वहाँ पे साइटोटॉक्सिक टी सेल जनरली ये क्या करेंगे, जो सेल्स हैं इनमें बैक्टीरिया और वायरसेस के जो सेल्स होंगे इनमें पोर्स का फॉर्मेशन कर देंगे और पोरफायरेशन जिसे बोला जा रहा है, पोर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि जो सेल वॉल है वो डिग्रेडेड हो जाएगी, डिजनरेट कर जाएगी सेल वॉल और वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सिमिलरली वायरस के साथ भी यही किया जाएगा। वायरस के जो प्रोटीन कोट हैं वहाँ पे पोर्स का फॉर्मेशन होगा और जब पोर के फॉर्मेशन कर दिया जाएगा तो जो कंटेंट है जेनेटिक मटेरियल वो बाहर हो जाएगा और जो वायरस है वो फंक्शनल नहीं हो पाएगा या वो अनदर जो सेल है उसे इन्फेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ जो सेल है वो लिसिस सेल ब्रेक डाउन हो जाएगा, पर्टिकुलर जितने भी पैथोजेंस होंगे, चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो या अनदर प्रोटोजोन्स या कोई भी पैथोजेन हो। तो इस केस में थाइमोसिन्स मेजर रोल प्ले करेंगे इन द डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड ह्यूमोरल इम्यूनिटी ऑल्सो। दे ऑल्सो प्ले इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमोरल इम्यूनिटी। They also play a role in
डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी, तो मेनली जो डिफ्रेंशिएशन है वो इसी की वजह से हो रहा है। जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है बी सेल और टी सेल रिस्पॉन्सिबल है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए। तो दोनों का फॉर्मेशन हो, चाहे बी सेल हो टी सेल हो, इनका फॉर्मेशन जनरली बोन में होगा और बोन में ये डेवलप होते हैं डिफ्रेंशिएशन के थ्रू, प्रोलिफरेशन के थ्रू। तो बोन में टी सेल और बी सेल्स का फॉर्मेशन होगा। देन मैच्योरिटी कैसे होगी, यहाँ पे जितने भी बी सेल्स हैं, बी सेल्स दैट मीन बोन में मैच्योर होंगे और टी सेल थाइमस में। जब टी सेल थाइमस में जाएंगे मैच्योर होने के लिए तो वहाँ पे इनका डिफ्रेंशिएशन होगा। मतलब कि अलग अलग साइटोटॉक्सिक टी सेल, टी हेल्पर सेल में डिफ्रेंशिएट होंगे जो टी सेल्स हैं, टी लिम्फोसाइट्स हैं। तो ये किस जनरली इसमें कौन से हार्मोन मेजर रोल प्ले करेंगे? थाइमोसिन्स प्ले करते हैं इनके डिफ्रेंशिएशन में। और उन्हें डिवाइड कर, जो टी सेल्स होंगे इन्हें डिवाइड कर दिया जाएगा इनके फंक्शन के बेस पर। और that is T cells, T lymphocytes, undergoes in differentiation और डिफ्रेंशिएशन से फॉर्मेशन होगा T हेल्पर सेल्स और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। अब ना ये इनके फंक्शन पे ये डिवाइडेड है और कैसे फंक्शन करेंगे। जितने भी टी हेल्पर सेल्स हैं, दीज आर टी हेल्पर सेल्स एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल। टी हेल्पर सेल्स ये सेल की आइडेंटिटी चेक करने के लिए फंक्शनल होंगे। Now T helper cell they check the identity of different cells. ये जनरली क्या करेंगे? आइडेंटिटी चेक करेंगे डिफरेंट सेल की। डिफरेंट सेल्स की ये आइडेंटिटी चेक करेंगे। दैट मीन्स कि जो एक नॉर्मल सेल्स है, सबकी जितने भी हमारी बॉडी सेल्स हैं या ह्यूमन की बॉडी सेल्स हैं, उनके पास आइडेंटिटी रहती है ह्यूमन के बॉडी की। आइडेंटिटी होगी इन द फॉर्म ऑफ MSC। तो वो इस चैप्टर का टॉपिक नहीं है MSC, लेकिन वो आइडेंटिटी में मेजर रोल प्ले करते हैं। दैट मीन्स कि एक आईडी सेल की होती है कि वो हमारे बॉडी में सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा कि हर सेल के पास आइडेंटिटी होगी जो हमारी बॉडी की सेल होगी, और जितने भी बाहर के होंगे दैट मीन्स जो फॉरेन पार्टिकल होंगे उनके पास वो MSC नहीं होगा, वो पर्टिकुलर आइडेंटिटी नहीं होगा। तो यही चेक किया जाएगा थ्रू टी हेल्पर सेल। और ये कैपेबल कैसे हो रहे हैं इस चीज़ के लिए? बाय द थाइमोसिन हार्मोन विच इज सिक्रेटेड बाय द थाइमस ग्लैंड। नाउ ये साइटोटॉक्सिक टी सेल ये दे प्रोड्यूस टॉक्सिन्स, और इस वजह से साइटोटॉक्सिक इन्हें बोला जा रहा है। दैट मीन्स कि जितने भी सेल्स होंगे इनमें उनका पोरफायरेशन करेंगे और सेल लिसिस करेंगे, जिसकी वजह से सेल वॉल डिग्रेडेड हो जाएगी पर्टिकुलर, और सेल डिग्रेडेड हो जाएगी और वो ऑर्गेनिज्म और फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन इंडिविजुअल वो बॉडी के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे सेल जो इम्यूनिटी है वो मेंटेन की जाती है। तो ओवरऑल जो कंक्लूजन है इस टॉपिक का या थाइमस हार्मोन का और थाइमोसिन का, वो क्या है कि ये इम्यूनिटी में मेजर रोल प्ले करते हैं और डिफ्रेंशिएशन जो रोल है ये इन डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट सेल के डिफ्रेंशिएशन में मेनली हेल्प करेंगे और डेवलप करेंगे। जो सेल्स हैं उनका डेवलपमेंट करेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे। और ऑल्सो रोल प्ले इन द ह्यूमोरल इम्यूनिटी, दैट इज जो बी सेल्स में ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है। और ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्या है? जो इम्यूनिटी मीडिएट होती है थ्रू एंटीबॉडीज के थ्रू जो इम्यूनिटी प्रोवाइड की जा रही है उसी को ह्यूमोरल इम्यूनिटी बोला जा रहा है, विच आर सिक्रेटेड बाय द प्लाज्मा सेल्स और बी लिम्फोसाइट सेल्स।
लिम्फोसाइट सेल्स, बी लिम्फोसाइट सेल्स ये क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट होंगे इन प्लाज्मा सेल्स, और प्लाज्मा सेल्स फाइनली एंटीबॉडीज या आर्मी ऑफ एंटीबॉडीज सिक्रीशन करेंगे, और ये क्या करते हैं कि पर्टिकुलर उस वायरस को कैच करने में फंक्शनल होते हैं इनके स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर की वजह से जो एंटीबॉडीज़ हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल रीजन होते हैं वो एंटीजन बाइंडिंग साइट एंटीजन बाइंडिंग साइट वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, और एंटीजन बाइंडिंग साइट दैट मीन्स कि कोई भी माइक्रोब है या बैक्टीरिया वायरस है उसी वेरिएबल चेन से और वेरिएबल जो भी पार्ट है इस एंटीबॉडी का उससे उस पर्टिकुलर एंटीजन को कैच करेंगे और उसका क्लस्टर और प्रेसिपिटेट बनाएंगे, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा और फाइनली उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो पूरी जो इम्यूनिटी है वो थाइमस के थ्रू एंड किसी न किसी तरीके से मीडिएट हो रही है। तो ये जो मेन रोल प्ले होगा वो इम्यूनिटी में होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है कि जब ये दैट मीन्स कि जब चाइल्ड जब छोटा होता है या जब वो उसका बर्थ हुआ है चाइल्ड का, तब उस टाइम थाइमस ग्लैंड लार्ज होता है। तो लार्ज इन चाइल्ड और स्मॉल और डीजनरेटेड ओल्ड एज में डीजनरेट कर जाएंगे। दैट मीन्स कि जो ओल्ड एज में हो इंडिविजुअल चला जाएगा वहाँ पे डीजनरेट कर जाएंगे थाइमस ग्लैंड। जितने भी चाइल्ड हैं वहाँ पे उनकी इम्यूनिटी जस्ट डेवलप हो रही होती है, इस वजह से यहाँ पे थाइमस ग्लैंड उनका लार्ज होता है। और क्योंकि ओल्ड एज में ये डीजनरेट क्यों कर जाते हैं, क्योंकि इनका अब इनका फंक्शन कोई रह नहीं जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी टी लिम्फोसाइट्स हैं उनका डिफ्रेंशिएशन हो चुका है और उनसे टी सेल, टी हेल्पर सेल और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी में जो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन है हो चुका है। तो अब इनका फंक्शन कुछ रह नहीं जाता, जिसकी वजह से ये ओल्ड एज में डीजनरेट कर जाते हैं। तो नाउ इन नेक्स्ट यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।